नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सब पॉलिटी के अंदर संवैधानिक विकास से जुड़े हुए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, एसएससी, विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपका ये जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह की वीडियो मिस कर देंगे। और यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा इन प्रश्नों का आंसर करने का और देखिएगा क्या आप इन 10 प्रश्नों का इजीली आंसर कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र जो है यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र जो है यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया। ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का अगर आप उत्तर जानते हैं तो क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको संविधान में जब समाविष्ट किया गया 1950 में, तो भारत सरकार के कार्य का संचालन के तौर पे किया गया। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आप कंफ्यूजन में गलती कर बैठेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए देखते हैं आप गलत करते हैं या नहीं करते। ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1911, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। यहां पे कंफ्यूजन होगी, मुझे उम्मीद है। चलिए देखते हैं वाकई होता भी है या नहीं होता। तो यहां पे सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए आपके मन में आ रहा होगा भारत शासन अधिनियम के बारे में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। देखिए इसमें जो और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार 20 अगस्त 1917 को घोषणा की गई थी और उसका उद्देश्य जो था वो भारत में क्रमिक रूप में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था, और इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाया था, जिसे हम क्या कहते हैं, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि उस वक्त भारत के कौन थे, वायसराय था चेम्सफोर्ड। देखिए इस अधिनियम में अगर हम विशेषता की बात करें 1919 का, तो इसमें ये कहा गया कि केंद्रीय एवं एकात्मक जो ढांचा है उसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाकर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम करने का प्रयास किया गया। और इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता है वो प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था का शुरुआत। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत, और इसके तहत प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, लेकिन वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 देखें तो ध्यान देंगे आप, तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र बनाया गया, और इसमें केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है केंद्र के बारे में, तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछता प्रांत में तो यहाँ पे हो जाता क्या, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और आपको बता दूं कि इसमें जब द्वैध शासन की शुरुआत हुई, स्थापना जब किया गया केंद्र में, तो इसमें समस्त विषय के 3 सूचियों में इसको विभाजित किया गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और केंद्रीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, सुरक्षित विषय के लिए एक अलग और हस्तांतरित विषय के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं और चीजों को। दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो बताइए 1946 में जो बनी थी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, उसके सदस्य कौन नहीं थे। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा और जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। लेकिन यहाँ पे जो हमें पूछा ऑप्शन में
उसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा क्या होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम भी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी इसमें नहीं थे, सॉरी एस राधाकृष्णन नहीं थे। अगर यहाँ पे हम देखें सभी के, सी राजगोपालाचारी के पास कौन सा विभाग था, शिक्षा दिया गया था, शिक्षा विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि विभाग और जगजीवन राम जो थे इनके पास श्रम विभाग। वहीं जब ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो इसमें जवाहरलाल नेहरू एज यूजुअल यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को कृषि ही दिया गया, और वहीं पर हम बात करें सी राजगोपालाचारी को तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनको कोई मंत्रिमंडल नहीं मिला था। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें जगजीवन राम को तो इसमें भी श्रम मंत्रालय इनको दिया गया था। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन आपका फर्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। बताइए वो कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? सही आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। अगर आप जानते हैं तो आपको मैं बता दूं, इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए इस अधिनियम का निर्माण जो है वह विधान परिषद के विस्तार और उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से ही किया गया था। और अगर इसकी हम विशेषताएं देखें इस अधिनियम की तो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया और इनमें 8 से 20 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, और इन सदस्यों में से 40% गैर सरकारी होते थे, लेकिन इन परिषदों में बहुमत जो होती थी वह सरकारी सदस्यों का ही रहता था। और विधान परिषदों को प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का जो अधिकार है सीमित रूप में दिया गया। ठीक है, सीमित रूप में, लिमिटेड रूप में ही दिया गया, लेकिन इसी अधिनियम के तहत दिया गया। और इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो था वो चुनाव पद्धति की शुरुआत करना था। और आपको बताऊं कि चुनाव शब्द का जो प्रयोग है अधिनियम में नहीं किया गया था, लेकिन इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के लिए एक सीमित और परोक्ष चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की सीमित शक्ति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अव्यय नहीं है? ध्यान देंगे आप, यहाँ पे अव्यय नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित पर जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन सी एक संघ की योजना पर विचार, और ऑप्शन डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नाम निर्देशित किया जाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे पूछा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं है। चलिए तो रिकॉल कीजिए भारत शासन अधिनियम 1935 को और आंसर को देने की कोशिश कीजिए। हमने आपको बताया कि अंग्रेजी शासन के दौरान 1861 में प्रारंभ हुई थी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया, और अंतिम चरण जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है उसको माना जाता है। अगर हम इसमें देखें तो प्रांतों में द्वैध शासन से इसको समाप्त करके उन्हें स्वतंत्र बनाया गया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, इसी के तहत किया गया था। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण अव्यय जो नहीं है वह देश के लिए लिखित संविधान होगा या नहीं है। बाकी विधानमंडल के निर्वाचित पर जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नाम निर्देशित किया जाना, ये सभी हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, भारत परिषद का अंत जो है इसी के तहत किया गया, लेकिन ब्रिटिश संसद की सोचता जो है बनी रही थी। ठीक है, और भारत में एक संघीय बैंक जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक 1935 तथा संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट 1937 की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्तियों का जो बंटवारा किया गया वो किसको दिया गया था? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? बताइए सही उत्तर इस प्रश्न का क्या रहेगा। अभी हमने आपको बताया, देखिए
इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा आपका गवर्नर जनरल को, है ना। सभी ब्रिटिश प्रांतीय जो थे, सभी ब्रिटिश प्रांत जो था और मुख्य आयुक्त के प्रांतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें देशी रियासतों को भी सम्मिलित होना ऑप्शनल था, वैकल्पिक था। ठीक है, वैकल्पिक था, वो कंपलसरी नहीं था। और इसी के तहत, ठीक है, जो है गवर्नर जनरल को शक्तियां दी गई, जो संघ द्वारा स्थापित अवशेष शक्तियां थी उसे। ठीक है, सुरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर जनरल के कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर करना था, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, जैसे कि विदेशी मामले, जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक एवं रक्षा मामले आदि। और यही स्थानांतरित विषयों पर प्रशासन जो है वो गवर्नर जनरल को उन मंत्रियों की सलाह पर करना था जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। तो ये सभी इसमें सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कौन से एक्ट के द्वारा? 1892 के काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 7 का जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो आपको कौन सा रहेगा? भारतीय परिषद अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1909। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। देखिए, इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और ये जो अधिनियम है इसके द्वारा परिषदों और उनके कार्य क्षेत्र का और अधिक विस्तार करके उन्हें अधिक प्रतिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के उपाय किए गए। अगर इसकी हम विशेषताओं पे चर्चा करें तो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को विस्तार की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई और इसमें 4 प्रकार सदस्य थे: पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और आपको मैं बताऊं कि प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, लेकिन सरकारी और जो मनोनीत गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या निर्वाचित संख्या के अधिक रखी गई। और साथ ही साथ विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट की विवेचना करने तथा प्रस्तावित का अधिकार भी प्रदान किया गया। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, स्थानीय संस्थाओं को कर्ज देने, साथ ही साथ अतिरिक्त अनुदान देने और नए कर लगाने से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तावित करने का भी अधिकार दिया गया। इसके अंतर इसमें पृथक निर्वाचक मंडल का भी गठन किया गया। कई दफा पूछा गया है किस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया था, तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और इसी के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है वो किया गया था। और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे और परिषद में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को वर्ग, समुदाय तथा हितों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया था। और एक चीज याद रखिएगा, मुस्लिम वर्ग को सम्मिलित किया गया था तो निर्वाचन मंडल की सदस्यता हेतु आय, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता को आधार बनाकर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई थी। और वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो प्रेरित है वो कौन सी अधिनियम के तहत है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारत में जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वो किससे प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर? चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? कौन सा वो अधिनियम है जिसने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, भारत में संघीय शासन की व्यवस्था जो दिया है किसने दिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935, जैसे कि हमने आपको बताया। ठीक है, इसने क्या किया? भारत में द्वैध शासन जो थी प्रांतों में उसको समाप्त किया और स्वतंत्र बनाया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की। और इसमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इसको विभाजित किया। ठीक है,
और केंद्रीय विषयों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, एक सुरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा, जो कि अभी म्यांमार के तौर पर जाना जाता है, भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो काफी आसान है, जल्दी से आप आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।